कहानी की शुरुआत होती है और हमें आज से 20,000 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर आया था ताकि ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा कर सके। तभी इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया और यह देखकर ताऊ ने अपने लोगों से हमले के लिए तैयार रहने को कहा। अब ये लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के करीब पहुंचे और मौका पाते ही इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर तभी अचानक उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ गया। अब चूंकि केड़ा पहली बार इस शिकार पर आया था, इसलिए वो जंगली भैंसे पर डरकर भागने लगा। तभी भैंसे ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इसके बाद उसने केड़ा को अपने सींग में फंसा लिया और उसे लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। अब ताऊ ने भी यह सब देख लिया और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंक कर मारा, लेकिन घायल होने के बावजूद भी वैसा रुका नहीं और केड़ा को ले जाकर उस खाई में उछाल दिया। अब यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग किस्म के हथियार बना रहे थे। अब उस रात केड़ा की माँ ने केड़ा के पिता से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर लेकर मत जाइए, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं उसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। इस पर केड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो पूरा गांव भूख के मारे मारा जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया और काफ़ी देर तक चलने के बाद ये सभी पत्थर से बने एक स्मारक तो पहुँचे, जिन्हें इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले का एक रिवाज है जिसके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो कबीले के लोग उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं। यहाँ ताऊ और उसके साथी आगे ही बढ़ रहे होते हैं, तभी इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। अब इस कबीले के लोग भी शिकार पर निकले थे, इसलिए इन सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और उस सुअर को मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी गई। अब केड़ा ने तो आतंकी मच्छर भी नहीं मारा, तो सुअर को मारना तो बहुत बड़ी बात थी। यह देखकर ताऊ काफ़ी निराश हुआ और केड़ा को समझाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। अब जब रात हुई तो ये सभी आग जलाकर उसके पास बैठ गए और अपने शिकार को पकाकर खाने लगे, लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सभी को सावधान रहने को कहा। लेकिन अभी लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नाम के एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन लोगों ने कापा की याद में एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में आगे निकल गए। ये सभी घंटों तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन आज इन्हें कोई शिकार भी नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ केड़ा के पिता ने उसके हाथ पर एक स्टार का टैटू बनाया और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुँच जाओगे। असल में एक तरह का नक्शा था, ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाए तो इन तारों का पीछा करके अपने घर पहुँच सके। अब अगली सुबह ये लोग दोबारा से शिकार पर निकल गए और थोड़ी ही दूर चलने के बाद इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैर के निशान दिखाई दिए। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुँचे और मौका पाते ही इन्होंने एक साथ उन पर हमला कर दिया। अब यह कहानी वही आ गई जहाँ से शुरुआत हुई थी और एक भैंसे ने केड़ा को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया और उसे एक बड़ी सी खाई में उछाल दिया। यहाँ कबीले के लोगों को लगा कि केड़ा खाई में गिर गया है और मर चुका है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन अभी ये लोग उसे बचा पाते कि तभी केड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में जाने लगा, पर वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। अब यह देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उन्होंने समझाया कि अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि ताऊ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज़ें लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन केड़ा को अभी तक होश नहीं आया, इसलिए ताऊ ने भी यह मान लिया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर अपने कबीले की ओर निकल गए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया था। इसी बीच एक गिद्ध की नज़र केड़ा पर पड़ी और वो उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया, लेकिन जैसे ही उसने केड़ा को खाना शुरू किया, केड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़ ली और उसे नीचे फेंक दिया। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर केड़ा काफ़ी घबरा गया और चीख चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि यहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। अब केड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ाई करनी शुरू की। काफ़ी कोशिश के बाद वह थोड़ा ऊपर तो आया,
लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी केड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटका रहा। अब यहाँ उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और बहुत ही जल्द वहाँ जोरदार बारिश होने लगी। इस बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और यह देखकर केड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब चूंकि केड़ा को तैरना तो आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाज़ा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया। लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो नदी किनारे पड़ा हुआ था। अब केड़ा जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके पाँव की हालत इतनी ख़राब थी कि वह उसे ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसकी पाँव की हड्डी खिसक चुकी थी और अब केड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी को यूज करके अपने पैरों को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर आ पहुंचा जहां से वो नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वह पूरी तरीके से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र भेड़ियों के एक झुंड पर पड़ी। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी इन भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए केड़ा पास के एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। तभी इनमें से एक भेड़िए ने उसके पैर को पकड़कर नीचे खींच लिया और यह देखकर केड़ा ने फौरन और उस भेड़िए पर वार करके उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भेड़ियों के जाने का पेड़ पर इंतजार करने लगा। अब देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन वो भेड़िए यहाँ से जाने को राजी नहीं थे। अब केड़ा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने पूरी रात इस सूखे हुए पेड़ पर गुजार दी। और अगली सुबह जब उसने देखा कि वो घायल भेड़िया तो भाई मौजूद है, लेकिन उसके बाकी साथी वहाँ से जा चुके हैं। अब सबसे पहले केड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि वो उस घायल भेड़ियों को मार सके, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने भेड़ियों को नहीं मारा तो वह भेड़िया उसे मार देगा। इसके बाद वो नीचे आया और उस घायल भेड़ियों को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ा, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे घायल भेड़िए पर तरस आ गया और उसने उसे मारने का मन बदल लिया। हालांकि वो इस भेड़िए को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने मुंह को एक रस्सी से बांध दिया और उसे कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ने लगा। अब सारा दिन चलने के बाद वो एक छोटी सी गुफा में पहुंचे जहां इन दोनों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी और अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घाव पर लगा लिया। इसी बीच जब केड़ा पानी पी रहा था तब इस भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सी को खोल दिया। अब यह देखकर पहले तो केड़ा थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और इस भेड़ियों को पानी देने के लिए आगे की ओर बढ़ा। अब यहाँ इस भेड़ियों ने दांत दिखाकर केड़ा को डराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी केड़ा शांत रहा और उसे पानी देने की कोशिश की। अब केड़ा का बर्ताव देखकर भेड़िया भी थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे केड़ा से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद केड़ा ने भेड़िए की चोट पर लगे कुछ कीड़ों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। अब उस शाम केड़ा ने एक खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। इस दौरान भेड़िए ने उससे वो खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन केड़ा ने उसे डराकर शांत कर दिया और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए वो उस खरगोश को कच्चा ही खाने लगा। यह देखकर वो भेड़िया भी डर गया और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। अब उस रात केड़ा को खाना खाकर काफ़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ उसने भेड़ियों को भी थोड़ा खाना दिया और यह भेड़िया भी किसी पालतू कुत्ते की तरह चुपचाप वो खाना खाने लगा। अब चूंकि केड़ा काफ़ी घायल था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक इसी गुफा में रहने का फैसला किया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बना वो टैटू देखा। यह देखकर उसे अपने घर की याद आने लगी और उसने बर्फ़ गिरने से पहले अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब अगली सुबह केड़ा अपने घर की ओर रवाना होता है और उस भेड़िए से अपने परिवार के पास जाने को कहता है, लेकिन जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी यह भेड़िया हिला नहीं तो केड़ा ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। अब थोड़ा आगे जाते ही केड़ा ने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि वो भेड़िया ही था। यहाँ केड़ा ने एक लकड़ी फेंककर उस भेड़िए को डराने की कोशिश की, लेकिन डर के भागने की बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर केड़ा के पास आ गया। इस भेड़िए को बनना तो कुत्ता ही था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से बेचारा भेड़िया बन गया। अगले ही कुछ दिनों में केड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब चारों तरफ सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दियों में पूरा इलाका बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर से ढक गया और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगी।
लेकिन इसके बावजूद भी केड़ा अल्फा ने हार नहीं मानी और अपने घर की ओर बढ़ते रहे। इस बर्फीले मौसम में भी ये दोनों जैसे तैसे करके शिकार ढूंढ ही लेते थे और खाकर जिंदा बचे रहते। अब एक दिन चलते चलते केड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूट गई और वह सीधा पानी में जाकर गिरा। दरअसल ये एक छोटी सी नदी थी जो सर्दियों के कारण बर्फ में जम चुकी थी। यहाँ केड़ा ने ऊपर आने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर अल्फा ने भी बर्फ तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकालने की सोची, लेकिन इस बेचारे का वजन इतना नहीं था कि वह इस बर्फ की मोटी परत को तोड़ सके। अब जब केड़ा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उसने फटाफट से अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिर केड़ा ने बर्फ को तोड़ ही लिया और अल्फा की मदद से वो पानी से बाहर आ गया। इसके बाद उसने फटाफट से अपने कपड़े उतारे और पास में आग जलाकर खुद को गर्म किया। इन दोनों ने आज की रात यहीं गुजारी और अगली सुबह अपनी सफ़र के लिए निकल पड़े। कुछ घंटों तक चलने के बाद केड़ा की नज़र टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो यह आदमी ठंड से जमकर मर चुका था। इसके बाद केड़ा ने इस आदमी से वो तीर और धनुष ले लिया और अल्फा को लेकर आगे चल दिया। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही चलते रहे। कई घंटों तक चलने के बाद आखिर में केड़ा को वो स्मारक दिखाई दिया जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और इसका मतलब यह था कि अब ये दोनों अपनी मंजिल के काफ़ी करीब है। और यह देखकर केड़ा काफ़ी खुश हुआ और आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन इसी बीच अल्फा ज़मीन पर गिर गया क्योंकि अपने जख्मों के चलते वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। अब यह देखकर केड़ा समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी ये मेहनत रंग लाई और एक जगह पर पहुंचकर उसे दूर से अपनी बस्ती दिखाई दी। इतने दिनों के बाद अपनी बस्ती को देखकर केड़ा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब जब केड़ा के माता पिता ने उसे देखा तो वो काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने फौरन केड़ा को अपने गले से लगा लिया। यहाँ केड़ा ने ताऊ से कहा कि वह किसी भी हालत में अल्फा को जिंदा बचा ले, और इतना ही कहते वो बेहोश हो गया। और कुछ ही घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो अपने घर के अंदर मौजूद था और अल्फा भी उसके बगल में लेटा हुआ था। यहाँ उसे यह बात पता लगी कि अल्फा ने कुछ छोटे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब यह था कि अल्फा एक मादा भेड़िया है और इस पूरे सफ़र के दौरान वो पेट से थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हर कदम पर केड़ा का साथ दिया और न जाने कितनी ही बार उसकी जान बचाई। यह जानकर केड़ा के दिल में अल्फा के लिए प्यार और बढ़ गया और उसने अल्फा को गले से लगा लिया। और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।